नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले में 100 एफआईआर दर्ज की है। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आप दफ्तर से निकली वैन को रोका गया है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने ये जानकारी साझा की है। दरअसल आपको बता दें कि इन पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा जो था वो नहीं था, ये कहना है पुलिस का। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर यह बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 100 एफआईआर जो है वो दर्ज की है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लगातार। बता दें कि आपको दरअसल 6 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में किया जा चुका है। और स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने यह अहम जानकारी जो है साझा की है। उनके मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ जो संपत्ति एक्ट की धारा है उनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा जो था वो नहीं था। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे पुलिस की और कुछ ही कार्रवाई करार दे रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो पूरा पक्ष आया है निकल करके सामने, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पोस्टर जिस प्रिंटिंग की तरफ से छपवाए गए हैं उसका कोई भी ब्यौरा नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो पोस्टर से उसमें लिखा हुआ है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो इन नारों की गूंज दूर तक आम आदमी पार्टी सुनाना चाहती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस लिहाज से पुलिस ने अपना पूरा तर्क जो है इस पूरी कार्रवाई में रखा है। तो दरअसल ये पोस्टर्स, बैनर जो थे जगह जगह आम आदमी पार्टी को चिपकाने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चाहती थी कि ये संदेश जगह जगह जाए कि मोदी को हटाओ देश बचाओ, लेकिन उससे ही पहले पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज कर ली है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पोस्टर विवाद लगातार जारी है और इस पोस्टर विवाद पर आम आदमी पार्टी का बयान जो है वो सामने आया है। जंतर मंतर पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी। यह अहम जानकारी गोपाल राय ने साझा की है। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा देगी आम आदमी पार्टी। इस प्रदर्शन में केजरीवाल, भगवंत मान भी शामिल होंगे। तो दिल्ली के बजट प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर और तीसरे मोर्चे को लेकर गोपाल राय ने कहा कि गोपाल राय ने माना है कि ये पोस्ट और नारा आम आदमी पार्टी ने ही दिए हैं। तो जिस नारे पर, जिस पोस्टर पर लगातार बवाल हो रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और अब आम आदमी पार्टी जो है खुलकर इस नारे के समर्थन में आ गई है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जी हाँ, ये नारा जो हमने दिया है, जिसे दिल्ली पुलिस विवादित बता रही है और इन पोस्टर्स को हटाने की बात कह रही है, लेकिन ये नारा आम आदमी पार्टी ने दिया है। और अब इसी नारे के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा, क्योंकि आज दिल्ली का बजट भी है। कल बजट को रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की मंजूरी मिली और अब से थोड़ी देर में, क्योंकि 11 बजे का वक्त जो था वो मुकर्रर किया गया था और अब इस वक्त 11 जो है वो बज चुके हैं, तो अब बजट भी पेश होगा। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा देकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। इसको लेकर के कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसे कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए। निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। हिम्मत है, नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। और चलिए, इस बीच दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है वो थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जो है वो दिल्ली का बजट पेश करेंगे। केजरीवाल सरकार के पिटारे में दिल्ली वालों के लिए क्या खास है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली वालों को इस बजट से
बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। तो वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जो है वो आज बजट पेश करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र अब से थोड़ी देर में पेश होने वाला है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल कि केजरीवाल सरकार के पिटारे में आखिर दिल्ली वालों के लिए क्या खास है, क्योंकि दिल्ली वालों को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अपने इस बजट पे उसने शिक्षा पर ध्यान दिया है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, क्योंकि एजुकेशन और शिक्षा विभाग और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग दो ऐसे मंत्रालय जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में रही है पिछले काफी दिनों में। ऐसे में इन दो सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन देखना होगा कि जब वित्त मंत्री आएंगे, बजट पेश करेंगे, तो दिल्ली वालों के लिए उसमें क्या कुछ खास रहेगा या फिर दिल्ली का बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं। तो बस थोड़ा सा इंतजार, जब बता दें आपको कि दिल्ली वालों के लिए उनके बजट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। पड़ा हुआ माना जाएगा। अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्यगण, मैं आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी, सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर यह बजट प्रस्तुत हो। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी, सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूं। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं, उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। यही सरकार का 9वां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं, बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल
या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं, ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोर स्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली मॉडल का एक और पहलू हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है। दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय काले खां और आईने बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों की लेट लतीफी के चलते लंबे समय तक लटके रहे। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया, जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क, केवल 2015 से लेकर अभी तक केवल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 143 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जबकि पिछले 8 वर्षों में यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लंबाई दुगनी होकर 390 किलोमीटर हो गई है और स्टेशनों की संख्या 286 हो गई है। इस अवधि में दिल्ली के सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,659 बसों से बढ़कर 2023 में
7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। दो 2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्ली वासी को गर्व से भर दिया था। सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था। और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूं कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। तो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट जो है वो पेश हो रहा है, जिसमें अहम जानकारियां साझा की जा रही हैं। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जो है वो बजट पेश कर रहे हैं। तो दिल्ली में बस नेटवर्क का विस्तार हुआ और भी कई अहम जानकारी वो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको बताया, कहा कि सिसोदिया बजट पेश करते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। केजरीवाल मॉडल आशा की नई किरण जगाता है, ये कहा कैलाश ने। वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का भी उन्होंने जिक्र किया। दिल्ली मॉडल 24 घंटे बिजली की गारंटी दे रहा है। इसके अलावा 8 साल में 28 नए फ्लाईओवर बनाए गए, ये भी जानकारी साझा की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अमृतपाल को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बता दें कि अमृतपाल को लेकर बड़ी खबर के बचने के लिए लगातार अमृतपाल जो है वो हुलिया बदल रहा है, ये कहना है पंजाब पुलिस का। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की 7 तस्वीरें जारी की हैं। कुछ तस्वीरों में बिना दाढ़ी मूछ के वो दिख रहा है। और बता दें कि पंजाब पुलिस ने लोगों से फोटो शेयर करने की भी अपील की है। 154 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है, ये कहना है पुलिस का। तो देखिए, ये तस्वीरें अलग अलग जारी की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें बिना दाढ़ी मूछ के भी अमृतपाल जो है वो नजर आ रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पुलिस ने सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस की जो थ्योरी है वो अलग अलग चेंज होकर के इस पूरे मसले में सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमृतपाल गया तो कहाँ गया?
अमृतपाल को आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई, क्योंकि एक तरफ पंजाब पुलिस का ये दावा कि चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है, दूसरी तरफ पुलिस ये भी कह रही है कि 154 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल जिसका तस बना हुआ है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में, इतने पुलिसकर्मियों की तैनाती में और इतने लोगों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो मैन शख्स अमृतपाल वो हद पे क्यों नहीं चढ़ पा रहा, पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। तो अलग अलग बेस में थे इसके फोटोग्राफ्स, वो हमने आज वो फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं और हम सारे पंजाब निवासियों को, सब लोगों को अपील करते हैं कि ये उनके रेफरेंस के लिए हैं फोटोग्राफ्स और इसमें हमारी जो पुलिस को इसको अरेस्ट करने में मदद करें। देखिए अब तक 154 जो लोग हैं कस्टडी में लिए गए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं इस केस में। वेपन्स की जो रिकवरी है वो करीब 12 वेपन्स अब तक रिकवर हुए हैं, जिसमें राइफल्स भी हैं, रिवॉल्वर भी है। राइफल्स में 2 तरह की राइफल्स हैं, तो वो सारी अभी फर्दर चल रहा है। देखो हम वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कई बार कि अमृतपाल अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से पूरे एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के, और हम होपफुल हैं कि जल्दी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। और चलिए एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि नक्सलियों की साजिश जो है वो नाकाम हुई है। ओडिशा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा से विस्फोटक बरामद हुए। विस्फोटक से भरे कई टिफिन बॉक्स भी बरामद हुए। तो 50 से 60 किलोग्राम कोडेक्स के तार भी जो है वो बरामद हुए। यहाँ से 2 वॉकी टॉकी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा से विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ है। तो नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है पुलिस ने, क्योंकि भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। तो ओडिशा के भुवनेश्वर से ये अहम खबर। कहते हैं कि इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी बिना स्वार्थ लोगों से दोस्ती निभाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ऐसे ही जय वीरू की दोस्ती देखने को मिली थी, जहां एक युवक का कोई इंसान नहीं बल्कि सारस पक्षी दोस्त था। पिछले दिनों ये दोस्ती हर जगह सुर्खियों में छाई हुई थी। हर किसी की जुबान पर बस इसी दोस्ती के चर्चे थे, लेकिन अब ये दोस्ती टूट गई है। बता दें कि वन विभाग सारस पक्षी को अपने साथ ले गया है। उसे समसपुर पक्षी विहार रायबरेली भेज दिया गया है। सारस के जाने के बाद आरिफ का पूरा परिवार बहुत दुखी है। दरवाजे पे मेरा रूम ऊपर है, ऊपर चला जाता है, दरवाजे के पास खड़ा रहता है, नहाने जाता है बाथरूम को। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारत और कोरिया के आध्यात्मिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं। कोरिया के ध्यान पंथ सियोन की उत्पत्ति श्रावस्ती के जैतवन उत्तर प्रदेश से ही हुई है। अयोध्या की राजकुमारी द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व जलमार्ग से अयोध्या से कोरिया की यात्रा की गई थी। जान का विवाह वहां के स्थानीय राजा किम सूरो के साथ हुआ और राजकुमारी का नाम हु वांग आक पड़ा। राजकुमारी हु वांग आक एवं राजा किम सूरो से करक वंश की स्थापना हुई। वर्तमान समय में कोरिया में एक बड़ी आबादी इस वंश से जुड़ी हुई है। दक्षिण कोरिया की माननीय प्रथम महिला सुश्री किम जोंग सोक महोदया 6 नवंबर 18 को अयोध्या में दीपोत्सव के पावन आयोजन में उपस्थित हुई थी। भारत एवं दक्षिण कोरिया के प्राचीन और प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधों के दृष्टिगत इस अवसर पर माननीय प्रथम महिला द्वारा हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के क्वीन हो मेमोरियल पार्क परियोजना का वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने के उद्देश्य से अयोध्या में राम कथा पार्क के समीप 11,658 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 21 करोड़ 92 लाख रुपए की धनराशि से क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया गया है। इस पार्क में किंग्स पेवेलियन, क्वीन पेवेलियन तथा कोरियन वॉल का निर्माण भी किया गया है।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज वनडे मैच है और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में निर्णायक मुकाबला होगा। दोपहर 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा और अभी 1-1 की बराबरी पर 3 मैचों की सीरीज है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।